हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ्स की वीडियो स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें एक वीडियो में आपकी एक प्रश्नवाली कंप्लीट की जा रही है। इस सीरीज में आपकी जो एक अध्याय है यानी कि पहला चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, यानी कि प्रश्नवाली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 को पूरा एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नवाली 2.1 और बहुपद के मेन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको 2.1 के साथ साथ जो बहुपद पर आधारित प्रश्न आएंगे वो भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चर और अचर के बारे में जानना होगा कि चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर के बारे में जानना होगा। शायद आप चर और अचर के बारे में पहले से भी जानते होंगे। चर और अचर किसे कहते हैं। चर की मेन परिभाषा होती है, चर वे राशियाँ होती है, चर वे राशियाँ होती है जिनका मान अनिश्चित होता है। मान अनिश्चित होता है यानी कि निश्चित नहीं होता है। चर वे राशियाँ होती है जिनका मान अनिश्चित होता है, अर्थात बदलता रहता है, अर्थात बदलता रहता है। चर की जो एक सिंपल सी परिभाषा है, चर वे राशियाँ होती है जिनका मान अनिश्चित होता है अर्थात बदलता रहता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली उपयोग में आया जाता है वो होता है आपका एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड और इधर आप ए बी सी का भी में कॉमनली उपयोग करते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में आप जितने भी लेटर को देखते हैं, अल्फ़ाबेट में आप जितने भी लेटर को देखते हैं वे सभी चर राशियाँ कहलाती है। क्यों कहलाती है? परिभाषा से आप देखिए, चर वे राशियाँ होती है जिनका मान अनिश्चित होता है। जैसे कि एक्स का हम उपयोग करते हैं तो किसी प्रश्न में एक्स का मान 1 आता है, दूसरे प्रश्न में एक्स का मान बदल जाता है, एक्स का मान 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। यानी कि एक्स का मान प्रत्येक सवाल में अलग अलग होता है, अर्थात एक्स का मान कोई निश्चित नहीं है। इसलिए एक्स क्या है? एक चर राशि है। वाई भी क्या है? एक चर राशि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर वे सब राशियाँ कौन सी है? चर राशि है। परिभाषा आपको याद रखनी है, चर वे राशियाँ होती है जिनका मान अनिश्चित होता है अर्थात बदलता रहता है। मैंने आपको समझा भी दिया है। जैसे कि हम कोई भी प्रश्न लेते हैं उसमें एक्स का मान 1 आया है, शायद हम अगला प्रश्न करेंगे वो उसमें एक्स का मान अलग आएगा, फिर दूसरा प्रश्न करेंगे एक्स का मान सभी में अलग अलग आएगा, अर्थात एक्स का मान अनिश्चित है। तो एक्स क्या है? एक चर राशि है। तो आपने परिभाषा को याद रखना है। चर किसे कहते हैं? चर वे राशियाँ होती है जिनका मान अनिश्चित होता है अर्थात बदलता रहता है। चलिए अब अचर के बारे में जान लेते हैं। चर और अचर दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बहुपद के बारे में जान सकेंगे। तो जैसा कि हमने चर के बारे में पढ़ा, चर वे राशियाँ होती है जिनका मान अनिश्चित होता है। वही इसके विपरीत हम देखते हैं तो अचर वे राशियाँ होती है। अचर कौन सी राशियाँ होती है? अचर वे राशियाँ होती है, वे राशियाँ होती है जिनका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है अर्थात कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। कौन सी राशियाँ कहलाती है? अचर राशियाँ कहलाती है। चर राशि वे राशियाँ जिनका मान अनिश्चित होता है अर्थात बदलता रहता है। अचर राशि वे राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात कभी नहीं बदलता। जैसे कि हम संख्या देखते हैं 1, तो 1 के स्थान पर 1 ही आएगा हमेशा। 1 को हम 2 के रूप में बदल सकते हैं? नहीं बदल से। 1 ही रहेगा। 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे हम अनंत तक संख्याओं को ले जाते हैं तो भी ये क्या कभी बदल सकती है? 1 के स्थान पर 1 ही आएगा, 2 के स्थान पर 2 ही आएगा, 3 के स्थान पर 3 ही आएगा, यानी कि हम इन्हें नहीं बदल सकते। इसलिए क्या कह सकते हैं कि अचर वे राशियाँ होती है जिनका मान
निश्चित होता है, अर्थात हम इन्हें नहीं बदल सकते। चर राशियों का मान बदल सकते हैं और अचर राशियों का मान नहीं बदल सकता, अर्थात इनका मान निश्चित होता है और चर राशियों का मान अनिश्चित होता है। आपको ये दोनों परिभाषा याद रखनी है। आप परिभाषा ना याद रखें तो केवल इतना याद रखें कि चर यानी कि अल्फ़ाबेट के सभी लेटर आते हैं तो ये चर है, और जो गिनती हम बोलते हैं उसके जो अंक आते हैं वो सब क्या है, अचर है। अब हमने चर और अचर के बारे में जान लिया, तो अब हम बहुपद के बारे में जान सकते हैं। बहुपद मैंने चर और अचर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि बहुपद के बारे में जानने से पहले आपको चर और अचर का ज्ञान होना चाहिए था। अब हम देखते हैं बहुपद। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है बहुपद, तो अब हम जान रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुपद होता क्या है? सबसे पहले एक सिंपल सी कॉमन सी परिभाषा को हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद 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 होता क्या है? कॉमन सी परिभाषा देखेंगे। जहाँ चर और अचर दोनों मिल जाते हैं वह बहुपद होता है। चर और अचर जहाँ मिल जाते हैं वह बहुपद होता है। चर और अचर के मिलने से चर और अचर के मिलने से चर और अचर के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है। बहुपद का निर्माण होता है। निर्माण होता है यानी कि जहाँ चर और अचर हमें दोनों देखने को मिलते हैं वो बहुपद कहलाता है। परिभाषा कॉमन सी याद रखनी है। चर और अचर के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने देखा, दो क्या है, एक अचर राशि है और दो एक अचर राशि है। वही इसमें हम एक से को भी मिला देते हैं यानी कि एक चर राशि को भी मिला देते हैं तो ये एक बहुपद बन जाता है। जैसे कि दो एक क्या था, अचर राशि था, और एक से क्या है, चर राशि है। तो इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होगा? बहुपद का निर्माण होगा। लेकिन बहुपद के निर्माण में भी कुछ शर्तें और नियम होता है। नियम क्या होते हैं, शर्तें क्या होती है कि बहुपद है या नहीं, इसकी नियम एवं शर्तें होती है। पहला नियम और शर्त होती है कि बहुपद की जो घात है, बहुपद की जो घात है, पहले बहुपद की घात के बारे में ही जान लेते हैं। हम बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बहुपद की घात, कोई भी बहुपद है उसमें चर राशि की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। चर राशि की अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब हम कुछ नियम एवं शर्तें को जान लेते हैं कि बहुपद है कि नहीं। इस प्रकार के कुछ आपके प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों को आपको कुछ प्रकार से सोल्व करना होगा। तो हमें बहुपद की पहचान करना होता है कि बहुपद है या नहीं। तो बहुपद में होता क्या है, पहली नियम शर्तें होती है चर राशि की, एक ही नियम शर्त है चर राशि की घात। जैसे कि मैंने आपको बताया, घात भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होती है। चर राशि की जो घात है वो भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होती है। अगर चर राशि की घात भिन्नात्मक और ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं है। अगर चर राशि की घात भिन्नात्मक या ऋणात्मक होगी तो बहुपद नहीं होगा। यह आपको एक नियम एवं शर्त याद रखनी है कि कोई भी आपको अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि जो दिया गया है यह बहुपद है या नहीं, तो हमें देखना है चर राशि की घात। चर राशि की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए यानी कि बटे के रूप में नहीं होनी चाहिए, और ऋणात्मक यानी कि ऋण वाली माइनस वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। किसमें? घात के रूप में ऋणात्मक और भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक और भिन्नात्मक संख्या घात में है तो वह बहुपद नहीं है।
इस प्रकार आपने बहुपद के बारे में जान लिया होगा। बहुपद के बारे में मैंने सबसे पहले बताया, चर और अचर के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है, यानी कि चर और अचर मिल गए तो बहुपद का निर्माण हो जाता है। दूसरा नियम हम शर्तें में बताया, बहुपद की घात बता दी मैंने। चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। दूसरा नियम एवं शर्तें में बताया मैंने, चर राशि की घात भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर चर राशि की घात भिन्नात्मक एवं ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुपद के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। इस पर भी आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए पहले मैं थ्योरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रश्न वाली 2.1 में आपके सभी प्रश्नों को करने में आसानी होगी। इस थ्योरी को अगर आप समझ लेते हैं तो प्रश्न आपको आसानी से बनने लगेंगे। बहुपद के प्रकार, पहला प्रकार होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। दूसरा होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। घात के आधार पर पहला प्रकार होता है रेखीय बहुपद। पहला प्रकार कौन सा होता है? रेखीय बहुपद। पहला प्रकार होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बहुपद की घात, चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो चर राशि की बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात यदि एक है तो बहुपद रेखीय बहुपद होता है। तो बहुपद रेखीय बहुपद होता है, बहुपद होता है। चर राशि की घात अगर एक है तो बहुपद रेखीय बहुपद होता है। यह घात के आधार पर पहला प्रकार है। अब हम पद के आधार पर देख लेते हैं कि पद के आधार पर कौन सा प्रकार आएगा। सबसे पहला पद के आधार पर एक पदीय बहुपद है। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, जैसे कि आपको उसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि एक पदीय बहुपद यानी कि इसमें एक पद रहेगा। एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं। एक पदीय बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं। दूसरा प्रकार द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। दूसरा प्रकार कौन सा है? द्विपदीय बहुपद। दूसरा प्रकार द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद में क्या रहेगा? इसमें दो पद रहेंगे, दो पद रहेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद में क्या रहेगा? त्रिपदीय बहुपद में तीन पद रहेंगे, तीन पद रहेंगे। इसे क्या कहेंगे अपन? त्रिपदीय बहुपद। इधर रेखीय बहुपद जान लिया। चर राशि की अधिकतम घात अगर एक है तो उसे हम रेखीय बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे अपन? जिसमें दो, चर राशि की अधिकतम घात कितनी रहेगी? दो रहेगी, दो घात। अधिकतम घात कितनी रहेगी? दो। तीसरा हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या रहेगा? चर राशि की अधिकतम घात जो रहेगी तीन रहेगी, तीन घात रहेगी, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। इस प्रकार आपने थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अगर इस थ्योरी को आप याद कर लेते हैं, स्मरण में रखते हैं, तो आपको प्रश्न वाली 2.1 को करने में बहुत ही आसानी होगी। किसी भी प्रश्न में आप उलझेंगे नहीं। चलिए 2.1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाली 2.1 का पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं, इन्हें आपको पहले तो देखना है कि बहुपद है या नहीं। बहुपद होने पर आपको दूसरी कंडीशन लगानी है कि यह एक चर में बहुपद है या नहीं। सबसे पहले क्या देखना है कि बहुपद है या नहीं, उसके बाद देखना है कि यह एक चर में बहुपद है या नहीं। एक चर यानी कि केवल एक ही चर होना चाहिए,
जैसे कि मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं वे सभी चर राशि हैं। चर राशि है तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो हमें ऐसे बहुपद को ढूंढना है, छांटना है या फिर चयन करना है जो कि एक चर में बहुपद हो। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं 4x² - 3x + 7। यह सबसे पहले देखो कि बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है। और इसमें देखो चर कितने हैं। चर तो 2 है, 2 दिख रहे होंगे आपको, x और x। लेकिन चर तो एक ही है ना, केवल कौन सा चर है, x है। एक चर में बहुपद है, लिखना है आपको, एक चर में बहुपद है, बहुपद है। और वो एक चर कौन सा है, और वो एक चर x है। चर कौन सा है, x है। एक ही चर दिख रहा है ना, x ही दिख रहा है, x के अलावा y तो नहीं दिख रहा है, z तो नहीं दिख रहा है। एक ही चर दिखता है, यानी कि x है तो x ही x दिखना चाहिए, तो एक चर में बहुपद है। पर सबसे पहले कौन सी कंडीशन लगानी, बहुपद है या नहीं। तो पहले हमने देखा चर राशि की घात जो है वो भिन्नात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है, तो वो बहुपद है। तो ये बहुपद था और इसमें एक ही चर था, तो हमने लिख दिया एक चर में बहुपद है और वो एक चर कौन सा है, x है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में भी वही कंडीशन लगानी। सबसे पहले देखो बहुपद है या नहीं। बहुपद है क्योंकि चर देखो एक y है, y की घात 2 है, भिन्नात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद है। बहुपद होने की बाद की कौन सी कंडीशन लगानी है हमें, बहुपद होने के बाद कंडीशन लगानी है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। तो एक चर देख रहे हैं हम y है, इसलिए एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। और वो एक चर कौन सा है, और वो एक चर कौन सा है, y है। एक चर कौन सा है, y है। एक चर में बहुपद है और एक चर कौन सा है, वो y है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया है, 3√t + t√2। तो इसे पहले हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमें लिखा है 3√t, तो √t लिखा था, अंडर रूट को हटाएंगे तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अंडर रूट को हटाने के बाद टी पर अंडर रूट लगा था, यानी कि उसकी घात कितनी है, 1/2 प्लस t√2। कुछ इस प्रकार हम इसे बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चर कौन सा है, t। एक चर तो है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, यानी कि चर तो एक ही है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना था कि बहुपद है या नहीं। तो मैंने बहुपद की नियम एवं शर्तें में बताया था कि बहुपद की घात भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर घात देखते हैं तो यह भिन्नात्मक घात है, इसलिए जो हमें दिया गया था वो बहुपद नहीं, डायरेक्ट लिख देना है बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो हमें वो दूसरी कंडीशन लगानी ही नहीं है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। तो हमने देख लिया कि ये बहुपद नहीं। अगला वाला देखते हैं हम। अगले वाले में हम कुछ इसी प्रकार करना है, जैसे कि इसे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2 y बटे में है, y बटे में है और y की घात कितनी है, 1 है। इस बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी जो घात होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। घात होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक हो जाती है तो हमने पढ़ा था परिभाषा में, नियम एवं शर्तों में, कि बहुपद में कभी भी जो चर राशि की घात है वो ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चर राशि की घात ऋणात्मक है, -1 है, तो दिया गया जो है हमें बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। बहुपद है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि की जो घात है वो ऋणात्मक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, x की पावर 10 y दी पावर 3 प्लस t दी पावर 50 t टू दी पावर 50। इस प्रकार से आपको दिया गया है। सबसे पहले कौन सी कंडीशन लगानी है कि बहुपद है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि चर राशि की जो सभी घातें हैं वो भिन्नात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है, तो ये बहुपद है। ये दिया गया है हमें, ये बहुपद है। अब कौन सी कंडीशन लगानी है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। एक चर यानी कि केवल एक से है तो एक से ही होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तो y भी है और t भी है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है।
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 3 चर दिए हैं, 3 चर दिए हैं। कौन कौन से? x, y, z। इसलिए जो दिया गया है यह एक चर में बहुपद नहीं है। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया। इसमें आपको बताना था कि एक चर में बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो दिया है वो बहुपद है या नहीं। तो ये देख लिया कि बहुपद है या नहीं, तो उसके बाद देखना था कि एक चर में बहुपद है या नहीं। एक चर यानी कि पूरे बहुपद में केवल एक ही चर होना चाहिए। यदि एक से है तो एक से ही होना चाहिए, यदि y है तो y होना चाहिए, तो वो हमारा एक चर में बहुपद कहलाता है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार रिवर्स वीडियो को कर लेना। रिवर्स वीडियो को कर लेंगे, 2 बार देख लेंगे तो बिल्कुल ये प्रश्न आपको सभी समझ में आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो गुणांक को आप जानते होंगे, गुणांक यानी कि गुणा का अंक, गुणांक यानी कि गुणा का अंक, गुणा का अंक। गुणा के अंक को हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। किसका गुणांक? x² का गुणांक। x² का गुणांक यानी कि x के आगे जो संख्या लिखी है उसे ही हम x² का गुणांक कहेंगे। गुणांक यानी कि गुणा का अंक, और उसके आगे जो संख्या लिखी है वही उसके गुणे में है। तो x² का गुणांक देखना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? x² के कोई आगे कोई संख्या है? नहीं है। तो x² के आगे कोई संख्या नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा? गुणांक क्या होगा? 1। गुणांक क्या हो जाएगा? 1। x² के आगे कोई संख्या नहीं है तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, किसका गुणांक निकालना है? x² का गुणांक। तो x² का गुणांक निकालना है तो सबसे पहले हमें x² को ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। x² का गुणांक यानी कि x² को ही देखना है। x² को देखा, x² के आगे कोई संख्या है? नहीं है। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। वापिस दूसरे प्रश्न में x² का ही गुणांक निकालना है तो x² को देखिए और x² के आगे कोई संख्या लिखिए? नहीं लिखी। x² कोई संख्या लिखिए? नहीं लिखी है। कोई भी संख्या नहीं लिखी है यानी कि उसके आगे क्या लिखा है? 1। 1 का गुणा करेंगे तो हमें 1 से ही स्क्वायर ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा? 1। और आगे हम देखते हैं उसके आगे चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस। माइनस चिन्ह लगा है तो गुणांक क्या होगा? -1। माइनस चिन्ह लगा है तो गुणांक क्या होगा? -1। इसमें देखते हैं x² का गुणांक पूछा है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? x² को देखना। x² को देख लिया, x² को देख लिया, उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके आगे वाली संख्या, उसके आगे वाली संख्या। उसके आगे क्या लिखा है? π/2। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? π/2। x² के आगे वाली संख्या को x² का गुणांक कहेंगे। तो x² के आगे जो लिखा है वो लिख लिया। यहाँ पर अगले प्रश्न हम देखते हैं तो x² नहीं दिखाई दे रहा है। x² दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो अगर बहुपद में आपको जिसका गुणांक पूछा है वो नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका गुणांक 0 होगा। क्या होगा? उसका गुणांक 0 होगा। अगर बहुपद में जिसका गुणांक पूछा है वो आपको बहुपद में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका गुणांक क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो वो हमें 0 प्राप्त होता है। इसे हम हल करके देखेंगे, √2x -1 और हम यहाँ पर प्लस कर देते 0x²। x² का गुना हम 0 में करेंगे 0 होगा, और 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए हमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए x² का गुना करके हमने इसमें जोड़ा तो x² का गुणांक 0 में किया, यानी कि x² का गुणांक क्या है? 0। डायरेक्ट याद रखना है, जिसका भी गुणांक पूछा है वो अगर आपको बहुपद में नहीं दिखाई देता है तो उसका गुणांक क्या होगा? 0। और बहुपद में दिखाई देता है तो उसके आगे लिखा हुआ अंक क्या होगा? उसका गुणांक होगा। गुणांक यानी कि गुणा का अंक। गुणांक यानी कि गुणा का अंक। जैसे कि हमने देखा x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि इसमें 1 का गुना है। अगर कोई भी संख्या है उसमें 1 का गुना हम कर सकते हैं। तो x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका गुणांक क्या है? 1। माइनस संख्या, माइनस का चिन्ह लगाया तो -1, और आगे संख्या लिखिए π/2। π/2 वैसे कैसे? अगर मैंने बता ही दिया है इसके बारे में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तीसरा प्रश्न है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का उदाहरण देना है। यानी कि घात कितनी होनी चाहिए? पहला आप समझिए, घात कितनी होनी चाहिए? 35 घात होनी चाहिए। और पद कितने होने चाहिए? द्विपद यानी कि 2 पद होना चाहिए। बहुपद के प्रकार में मैंने आपको ये बताया है। घात कितनी होनी चाहिए?
घात होनी चाहिए 35 और पद कितने होने चाहिए 2। पद को मैं आपको इसमें समझा दूंगा। घात यानी कि x की अधिकतम घात, बहुपद की घात, चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, यानी कि x की अधिकतम घात 35 होनी चाहिए। घात हमें दिया था 35 होनी चाहिए, प्लस पद कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, तो हम एक पद और जोड़ते थे 100। तो ये पहला पद और ये दूसरा पद। द्विपद में हमसे पूछा था कि घात कितनी होनी चाहिए 35 और पद कितने होने चाहिए 2, तो हमने 35 घात में द्विपदी बहुपद बना दिया है, x की घात 35 प्लस 100। आप और भी कोई संख्या ले सकते हैं, कोई और चर ले सकते हैं, कोई और अचर ले सकते हैं, तो हमें घात देखनी है 35 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए 2, एक पद और ये 2 पद, इसके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा और पद बदल जाते हैं। तो ये पहला पद और ये दूसरा पद। दूसरा देखते हैं 100 घात में केवल एक पद। 100 घात में कितना पद होना चाहिए, एक पद, तो x की घात 100 लिख दीजिए डायरेक्ट। ये एक पद हो गया, एक पद है और घात कितनी है 100 है। चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो जो घात थी वो 100 हो गई और पद कितना हो गया 1, तो 100 घात के एक पद का उदाहरण ये हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। समझना है तो समझ में तो आ ही गया होगा क्या समझना है, इसमें आसानी से प्रश्न है। 35 घात के द्विपद यानी कि घात कितनी होनी चाहिए 35 और पद कितना होना चाहिए 2। 100 घात के एक पद यानी कि घात कितनी होनी चाहिए 100 और पद कितना होना चाहिए 1। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। मैंने बहुपद की घात के बारे में आपको बता दिया है। बहुपद की घात किसे कहते हैं, चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो हमें चर को देखना है, चर क्या है x और x की अधिकतम घात क्या है 3, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी बहुपद की घात 3। चर देखना है और उसकी भी अधिकतम घात, बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। x की घात अधिकतम घात क्या है 3, तो बहुपद की घात भी 3। y देखना है, y की अधिकतम घात क्या है 2, तो बहुपद की घात 2। बहुपद की घात 2 कितनी हो जाएगी 2, बहुपद की घात 2। अब इसमें भी क्या देखना है, चर को देखना है। चर क्या है अपना t और t की अधिकतम घात क्या है, कोई भी घात नहीं है यानी कि 1, तो बहुपद की घात 1। बहुपद की घात 1 कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात 1, टी की घात कितनी है 1, यानी कि बहुपद की घात 1। अब हम 3 को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कोई भी संख्या है वो बहुपद होती है। कैसे होती है, जैसे कि 3 लिखा है, 3 लिखा है, हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 3x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब है 1, x की पावर 0 है उसका मतलब क्या है 1, x की पावर 0 है उसका मतलब क्या है 1। और 3 में हम 1 का गुना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कि किसी भी संख्या में हम 1 का गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हम 1 बराबर क्या है x की घात 0, 1 के स्थान पर हमने x की घात 0 का गुना कर दिया। तो अब ये बहुपद बन गया, इसमें अचर भी है और चर भी है, और चर राशि की अधिकतम घात क्या है 0, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0। बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0, बहुपद की घात बराबर 0। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। और आपको कुछ इस प्रकार की केवल संख्या दिखाई दे तो उसकी घात क्या होती है 0, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कोई भी संख्या आपको दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा था, तो 3 अगर कोई भी संख्या है 1 से अनंत तक कोई भी संख्या, केवल संख्या दिखाई दे, चर राशि ना दिखाई दे, तो उसकी घात क्या हो जाएगी 0 घात कहलाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 5वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन रेखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघात बहुपद है और कौन कौन त्रिघात बहुपद है। तो आपको घात के आधार पर मैंने बहुपद के प्रकार बताए थे। रेखिक बहुपद यानी कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो 1 हो। चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो रेखीय बहुपद है। चर राशि की अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद है। और चर राशि की अधिकतम घात अगर 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। जैसे कि हम देखते हैं, प्रश्नों को हल करना देखते हैं। x, इसमें चर देखना है x है और x की अधिकतम घात क्या है 2, तो अधिकतम घात 2 है यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अधिकतम घात देखनी है और अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद। वापस देखना है, चर क्या है x और x की अधिकतम घात क्या है 3, x की अधिकतम घात क्या है 3, तो त्रिघाती बहुपद। 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद, 2 घात है तो द्विघाती बहुपद,
और एक घात है तो रेखीय बहुपद। वापस देखो चर राशि y, और y की अधिकतम घात क्या है 2, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। सिंपल है, जितनी घात है उसी के आधार पर उनका नाम लिखना है। इसमें देखते हैं चर क्या है x, और चर राशि की अधिकतम घात क्या है, कोई भी घात नहीं यानी कि एक, तो एक घात है यानी कि रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम, रेखीय बहुपद। द्विघात है, दो घात है द्विघात बहुपद, तीन घात है त्रिघात बहुपद। लेकिन अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात को देखना है, ना कि आप छोटी घात को देख लें। यहाँ पर भी देखो चर क्या है t है, और t की अधिकतम घात क्या है 1, तो रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। यहाँ पर देखिए r, और r की अधिकतम घात क्या है 2, यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखिए चर राशि x है, और x की अधिकतम घात क्या है 3, तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। आया समझ में। चर राशि की घात देखना है, कौन सी घात देखना है, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात बहुपद, सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, और कोई घात नहीं है यानी कि घात कितनी रहेगी 1। कोई घात नहीं है, चर है लेकिन उसकी कोई घात नहीं है यानी कि उसकी घात कितनी है 1। तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपकी एक ही वीडियो में मैंने 2.1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। कोई भी प्रश्न नहीं छूटा है, पूरा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना है, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। हमारे इस चैनल पर आपको एक वीडियो में एक प्रश्न वाली पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, और कंप्लीट कराने का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल ऊपर तरीके से आपको बता दिया जाएगा, नहीं। पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। सबसे पहले जो प्रश्न जिस पर आधारित रहेंगे उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, उसके बाद ही आपकी प्रश्नवाली सॉल्व कराई जाएगी। इस प्रकार आपको प्रश्नवाली भी समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट भी उसका समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट करना है, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ही है। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक प्रश्न वाली एक वीडियो में हल करेंगे।